good evening, everybody. Welcome to another episode of Sarah Meets the World. Well, this is my sixth episode, and it took me a lot of time to record it because I was very occupied. But this channel, this content will continue. I will be talking to Pakistani expats. I'll be talking to all of them living in different countries, and I'll be sharing their experiences with you all. So for today, I have a guest with me whose name is Ehsan Shamim. Ehsan has been living in Norway for the last 9 years. He's a Pakistani expat, but he's been living in Norway for the last 9 years, and he works as a head of digital and business operations at a company called MSD based in Norway. Let's talk to him. Let's see what he has to share. So let's welcome Ehsan. Okay, so we have Ehsan Shamim from Norway with us. Hi Ehsan and welcome to the show. How are you doing? जी बिल्कुल ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, all good. Thank you so much for taking out time for this show. And I know you've been very busy. You have a very busy schedule, and it was so tough to get time on such a short notice. So first of all, thank you so much for that. So Ehsan, tell me about your experience living in Norway since last 9 years. You've been away from Pakistan, from your hometown. You're living in a different country. So how's the overall experience so far? आई थिंक इससे काफ़ी पर्सपेक्टिव्स हैं, बिकॉज अगर मैं याद करूं, क्योंकि लाइफ वक्त के साथ साथ ज़िंदगी चेंज होती रहती है, तो 9 साल पहले जो मेन चीज़ थी कि वी केम टू नॉर्वे एज एन एक्सपैट। टेलीकॉम के साथ, टेलीनॉर के साथ था, तो टेलीनॉर के साथ ही आई केम टू नॉर्वे एज इनिशियली एज एन एक्सपैट, बट देन वी वांटेड टू टेस्ट आउट द ग्राउंड्स के यहाँ उस वक्त। तो जब नॉर्वे आए थे तकरीबन 2012 में, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि 1 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे, बिकॉज उस वक्त तो बिल्कुल हमें अंदाजा नहीं था। तो और ना लैंग्वेज आती थी, ना लोकल कल्चर का पता था। उससे पहले मैक्सिमम मैंने 2 या 3 दफा ट्रैवल किया होगा, तो हमें कल्चर का बिल्कुल नहीं पता था। तो शुरू के 2-3 साल हमें चैलेंज तो नहीं है प्रोफेशनल लेवल पर, पर्सनल लेवल पे चैलेंज हुआ कि हमें कंपैरिजन बहुत मुश्किल होता है। अब जहाँ ज़ाहिर है पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान की फूड, वहाँ के घूमने फिरने के तरीके बहुत डिफरेंट हैं, तो उसको कंपेयर करना शुरू में बहुत मुश्किल होता था। एंड देन वी ट्राई टू फाइंड इट एज, बिकॉज मेरा ज़्यादा बैकग्राउंड प्रोफेशनल कैरियर के ऊपर फोकस करने का था। तो फिर 3-4 साल के बाद वी ट्राइड के देखें आगे क्या बढ़ता है। तो जब जॉब सही रहती रही, जॉब चेंज की और थोड़ा सा कल्चर का अंदाज़ा हुआ, लैंग्वेज समझ में आई ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरत होती है इस जगह पे, क्योंकि अंग्रेज़ी यहाँ बोली जाती है, लोग समझ लेते हैं बहुत आसानी से, बट लोकल लैंग्वेज फिर भी इंपॉर्टेंट होती है। तो फिर हमें वक्त के साथ साथ कंफर्ट भी होती रही और दोनों कल्चर्स के दरमियान एक सिमिलर बैलेंस बनाने का मौका मिल गया कि ज़ाहिर है हम अपनी वैल्यूज़ तो वही रखेंगे जो शुरू से हैं, लेकिन ट्रेडिशंस वगैरह दोनों को मिक्स करके इट मेक्स थिंग्स इजी आफ्टर सम टाइम। तो कमिंग बैक टू सम दिस अप, आई थिंक शुरू में थोड़ा बहुत चैलेंज होता है, बट अगर आप कमिटेड हैं और आपको लगता है बाकी जिंदगी आसान गुजर रही है, तो वक्त के साथ साथ इट बिकम्स easy for you to create a balance between your own way of thinking, your own values versus where you're living right now. So it is, in my opinion, coming back to the point, it's quite balanced right now. Okay, that's great to hear that. You left Pakistan 9 years ago, and at that time obviously you were working in the same company, and then you moved here. So what do you miss about Pakistan the most? हर चीज, पाकिस्तान का नाम सुनते ही चीजें मिस करना शुरू हो जाते हैं, और हम काफी रिलीजियसली कोशिश करते हैं पाकिस्तान ट्रैवल करने की। हर साल ही हमारा कम से कम एक ट्रैवल तो होता है, मेनली इन दिसंबर, जहाँ पे क्रिसमस हॉलीडेज की वजह से पाकिस्तान में भी लोग आए हुए होते हैं। और कराची का मौसम स्पेसिफिकली काफी बेहतर होता है नॉर्वे के मौसम से दिसंबर में, तो इट बिकम्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। So what's the weather over there? How's the weather like? It depends. Right now it's 18 degrees, which is I think our pure summer weather. कराची में तो मुझे याद है 18 डिग्री होगा तो हम जैकेट पहन के घूम रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे 18-20 डिग्री इज अ समर वेदर, बीचेस ऑन हो जाते हैं। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक हर चीज ही मिस होती है। मतलब अभी बैठे बैठे भी आई फील लाइक थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान, आई वुड मिस आउट द स्पोर्ट्स देयर। आई एम अ क्रिकेट फैनेटिक, सो वुड थिंक अबाउट इट। अब 2 महीने वैसे भी क्रिकेट नहीं हो रही, तो वो तो खैर एक सबके ऊपर ही एक बर्डन आ गया है। बट पाकिस्तानी फूड यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में बैठ के खाने का डिफरेंट टेस्ट है। पेरेंट्स ऑफ कोर्स इज टू बी स्टार्ट वहीं से करना चाहिए। फैमिली होती है, घूमने फिरने के मौके होते हैं, और जो चीज सबसे ज्यादा मिस करता हूँ, बिकॉज हम पाकिस्तान आते हैं ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान के अपने टूरिस्ट स्पॉट्स इतने ज्यादा नहीं खुले होते, नॉर्दर्न एरियाज जहाँ हर एक जा रहा होता है, और हम जिस दिसंबर में जब आते हैं तो सब कुछ बंद होता है, तो फिर वो चीज हम मिस करते हैं। सो लिटरली एवरीथिंग, यू हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ योर लाइफ, बट हर चीज ही मिस होती है। सो ये कहना बहुत मुश्किल है कि आप आराम पाकिस्तान आपसे कभी नहीं निकलता।
Wow, that's a wonderful, wonderful thought. So now I think you're in a better position to compare Pakistan with Norway. So, what are the major differences between the two countries? Since you've spent almost a decade over there and you're so familiar with that place, you're very comfortable. How would you differentiate Norway with Pakistan? हाँ, मतलब मेरे ख्याल में कोई बुराई है सच दोनों कंट्रीज के अंदर नहीं है, दोनों जगह अपने अपने लिहाज से सही हैं। पाकिस्तान ज़ाहिर है एक कंपैरिजन बनता दोनों का इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कंट्री है आबादी के लिहाज से, तो वहाँ चैलेंजेस आबादी के बहुत हैं कि लोगों को एजुकेशन में, मतलब तालीम में, सेहत में, जॉब के मौके इतनी मुश्किल से मिलते हैं। फिर वहाँ पे ज़ाहिर कल्चर का कंपटीशन कट अक्रॉस हो जाता है, तो वो, और फिर जिस तरह पाकिस्तान में इकोनॉमी ग्रो करती है और थोड़ी सी बैलेंस हो जाती है, फिर इतना ग्रो नहीं करती, उसकी वजह से ऑफ कोर्स चैलेंज आता है। जो मैं कभी भी किसी को कंट्री के खिलाफ क्रिटिकल कभी भी नहीं होऊंगा। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप अपना वे ऑफ लिविंग कैसे बना सकें वर्सेस अदर्स। नॉर्वे का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कुछ भी कहें लेकिन बहुत छोटी कंट्री है। पाकिस्तान का मेरे ख्याल है 10वां बड़ा सिटी नॉर्वे की टोटल आबादी से ज्यादा होगा। नॉर्वे की आबादी अभी भी Oh 6 my मिलियन से God. नीचे है। सो ये चीज, और फिर नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ बहुत हैं, तो आई थिंक वो दो फैक्टर्स की वजह से यहाँ की गवर्नमेंट्स को अपनी आबादी को अच्छे मौके देने का मौका मिला। बट इन तमाम चीजों से पहले भी यहाँ की गवर्नमेंट हमेशा से सोशल वेलफेयर भी यकीन रखती थी। सो 70s में जब यहाँ ऑयल निकला था, वेरी सिमिलर टू मिडल ईस्ट, उससे पहले भी यहाँ पे सोशल वेलफेयर बहुत काम होता था, तालीम फ्री होती थी, सेहत में बहुत मौके थे। सो यहाँ मेंटालिटी सही है, मेंटेलिटी में ख्याल है पाकिस्तान में जनरली सही है, लेकिन चूंकि यहाँ पे मौके ज्यादा हैं, आपके पास आबादी ज्यादा नहीं है, तो यहाँ के गवर्नमेंट्स को अवाम के ऊपर फोकस करने का ज्यादा मौका मिल जाता है। पाकिस्तान में कभी कभी नीयत का प्रॉब्लम आता है, लेकिन जनरली आई थिंक वी आर मोर इंटेलिजेंट पीपल। जब कंपटीशन होता है तो जाहिर है आपके अंदर का कट अक्रॉस ज्यादा अच्छा निकलता है, आपका अंदर का इंसान। तो जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, दे आर माशाल्लाह डूइंग वेरी गुड वर्क। तो कंपैरिजन दोनों के अंदर बहुत मुश्किल है, आबादी के लिहाज से, कल्चर के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, और मेच्योरिटी के लिहाज से। मतलब अगर डेमोक्रेसी की मेच्योरिटी के लिहाज से देख लें, नॉर्वे दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, एटलीस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि उन्होंने कितनी तेजी से अपने आप को चेंज किया, और फोर फ्रंट पे होता है नॉर्वे हर जगह ऑलमोस्ट, वेलफेयर के अंदर या डेमोक्रेसी के अंदर या किसी एड का मौका आता है। तो कंपैरिजन दोनों के अंदर बहुत मुश्किल है, बट मेरे ख्याल है दोनों कंट्रीज बहुत अच्छे हैं। काम बात ये होती है कि आपके पास जितने मौके होते हैं, जो आपके सामने चीज होती है, उसको आप अच्छे तरीके से करते हैं। Yeah, you as So, an individual, what kind of differences can you make in that particular country? So I think that's summing up your point कि आप कितनी opportunities को avail करते हो, and how many initiatives are you willing to take over there? Correct? तो यहाँ पे चीजें करना बहुत आसान है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट है डुगनाट। डुगनाट का इंग्लिश तर्जुमा होगा कम्युनिटी वेलफेयर या कम्युनिटी सर्विस। सो वो alright. यहाँ के कल्चर का बेस है कि हर आदमी को किसी ना किसी लेवल पे कम्युनिटी सर्विस करनी है। तो चंद दिन पहले, अभी समर शुरू हुई यहाँ पे, तो चंद दिन पहले हमारे पूरे इलाके का जो एक कह लें लोकेलिटी का जो एक एरिया है, वहां पे हमने एक कम्युनिटी सर्विस करनी थी, चीज़ों को सही करना और स्कूल्स के अंदर काम करना। तो उससे आपको एक बिलोंगलीनेस का एहसास होता है कि आप चाहे आपका कलर कुछ हो, आपकी मेन लैंग्वेज कुछ हो, लेकिन आप साथ मिलकर काम करते हैं तो एक बिलोंगलीनेस का एहसास होता है। ये एक कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा यहाँ पे सोशल वेयर पे बहुत काम होता है। यहाँ की सोसाइटी लिटरली बच्चों के ऊपर बेस करती है। तो यहाँ पर मतलब बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती हैं और बाकी चीजें उसके अराउंड होती हैं। छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेन ऑफिसेज में या कहीं भी 4 o'clock या 4:30 का टाइम बड़ा सिग्निफिकेंट है, बिकॉज आप किसी भी मीटिंग में हो और आप अपने बॉस से, चाहे वो बॉस कोई भी हो, आप कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के साथ क्यों ना बैठे हो, आप कहते हैं कि मैंने बच्चों को लेने किंडरगार्टन जाना है। ये एक ऐसी बात है जिसको कोई आदमी ना नहीं कर सकता, बिकॉज किंडरगार्टन 5 बजे या 4:45 या 5 बजे बंद हो जाते हैं। उसको बाढ़ने आके कहते हैं यहाँ पे। बट आपने अगर ये बात की कि मैंने बच्चों को लेने वहां जाना है, देयर इज एब्सोल्युटली नो वे कि वो आदमी आपसे कोई और बात कर सके, सिवाय इसके कि 5 मिनट और दे दो या हम कल कंटिन्यू करेंगे। सो दिस अलोन थिंग शोज के इस पे कितना काम किया जाता है। तो वैसे भी यहाँ पर बच्चों की अगर मेरे 2 बेटियां हैं तो काफी अच्छा मतलब तालीम का निज़ाम है यहाँ पे, और वो चीज़ हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर चूंकि थोड़ा सा सोशलिस्ट सिस्टम है, तो स्कूल आपकी जो करंट इलाके का गवर्नमेंट स्कूल है वही आपका स्कूल बनेगा। जो चीज़ पाकिस्तान में मुझे बहुत नापसंद है अनफॉर्चुनेटली, वो ये है कि वहाँ पे स्कूल्स में कंपटीशन होता है। फिर जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो मेरे रिश्तेदार सबसे ज्यादा ये बातें कर रहे होते हैं कि किसका बच्चा किस स्कूल में है, किसका डॉक्टर कौन है। यहाँ पर इन 2 बातों में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपका डॉक्टर आपके इलाके का डॉक्टर है, जो आपका जीपी है, जनरल प्रैक्टिशनर है,
और आपका स्कूल आपके महल्ले का स्कूल है और उनकी क्वालिटी ठीक ठाक है, तो आपको उसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो ये पैसों Wow. का मसला नहीं है, बट आपके जहन की फिक्र खत्म हो जाती है कि आप स्कूल्स पे ध्यान दें बार बार के कौन से स्कूल की कितनी रेटिंग है, आप डॉक्टर की रेटिंग पे ध्यान दें। वो दो चीजें गवर्नमेंट अपने सर ले लेती है, तो वो फिर हमें बहुत आसानी हो जाती है वक्त के साथ साथ। I think that's और great. वरना ये कि Yeah, I think that's a जॉब के great मौके यहाँ thought. पे Definitely, हाँ, definitely. I think if we focus on that, we're gonna make a huge change here, and the kind of role that government is playing over there, I think बहुत proper है. It's very well structured, very organized. Definitely, we should look up to that. All right. So after spending good long 9 years, any intentions of coming back to your hometown and settling here, or you're comfortable there and still contributing to your country from there, being an expat? What are your like future plans? तो दोनों बातें जगह है। वी आर कंफर्टेबल, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला सच नहीं है, बट ये है कि यू डू मिस आउट योर कंट्री। तो मेरा ख्याल है, मेरा जाती पर्सपेक्टिव कैरियर के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है कि अगर कैरियर के अंडर पाकिस्तान में या पाकिस्तान के अराउंड कोई मौका मिला तो व्हाई नॉट। मतलब मैंने वहाँ काम करने से कभी हेजिटेट नहीं किया। और तो पाकिस्तान के वर्क आवर्स मुझे बहुत लंबे लगते हैं, बिकॉज नॉर्वे के वर्क आवर्स दुनिया में सब छोटे तो नहीं है बट बहुत कम है। हम 37.5 आवर्स काम करते हैं वीक में, और पाकिस्तान में अगर आप 9 से 6 लगाएं तो आप 40-45 आवर्स काम कर रहे होते हैं दिन में। तो वो ऑफ कोर्स आप नॉर्वे से कहीं भी जाएं, आप इंग्लैंड चले जाएं, वहां आप मिस करेंगे इसको। तो वरना कोई मसला नहीं है अगर पाकिस्तान, बट और I think वो भी अब 9 to 6 दोनों बातें अपनी अपनी जगह है कि कंफर्ट अपनी जगह है, बट yeah, at times it's not even 9 to 6, it's like 9 to 8, 9 to 9. So workaholism is huge over here, and people have adapted to that, which is wrong. I think there should always be a balance, and it completely depends on you how you balance the two things. हाँ, नहीं, ये फैक्टर है। नहीं, बिल्कुल सही है। और मेरा ख्याल है कि मैं बात कहना भूल के शुरू में जो आपने बात की थी डिफरेंसेस की, वर्क लाइफ बैलेंस आई थिंक नॉर्वे का सबसे बेहतर एक फैक्ट डिफरेंशिएटर है। और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, मेरे ख्याल है दुनिया के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर थोड़ा आई थिंक आई वुड से मोर कैपिटलिज्म बेस्ड अप्रोच है। नॉर्वे खुद कैपिटलिज्म बेस्ड कंट्री है, बट यहाँ सोशलिज्म का थोड़ा बहुत है। तो यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। मतलब ऑफिस के बाद आपके पास ये ठीक है, यहाँ दिन भी समर में बहुत लंबा होता है, तो वो उसका भी फायदा है कि रात यहाँ 11 बजे होती है, अंधेरा 11-12 बजे होता है, तो आपका समर में दिन बहुत लंबा होता है, विंटर में बहुत छोटा होता है। बट काम के बाद हमारे पास बहुत मौके होते हैं कि खुद कहीं वॉक पे, रनिंग पे निकल जाएं, किसी हाइक पे चले जाएं, बच्चों के साथ कोई एक्टिविटी कर लें। तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नॉर्वे को मतलब एडवांटेज देती हैं। तो यहाँ आप रहते हैं तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए कि अगर आप खुद किसी फिजिकल एक्टिविटी में नहीं है और आपकी फैमिली उन एक्टिविटीज़ में नहीं है, सो मे बी देन नॉर्वे इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू, बिकॉज फिर यू वुड मिस आउट दोज थिंग्स बाकी जगहों पे, सिर्फ पाकिस्तान नहीं और जगहों पे भी करेंगे। बट अगर आपको खुद इंटरेस्ट है फिजिकल एक्टिविटीज में, सो देन इट काइंड ऑफ मेक्स वेरी इजी फॉर यू टू थिंक अबाउट के बैलेंस लाइफस्टाइल है, तो उसका आपको फायदा वर्क लाइफ में बहुत होता है। Chalo, that's great. Thank you so much, Essen, for giving us time and for enlightening us with all those positive things in Norway, and it was a wonderful session. And a lot of new things for me as well. Obviously, I don't know the country at all, and now I know some key highlights of it from listening from a friend, from an expat who's there and who's doing great, mashallah. So thank you so much, and I wish you all the best to you and to your family. I hope you guys have a wonderful life in Norway, and keep making Pakistan proud like you are doing that already, and keep making us proud with your work. So thank you so much. Any last words? Any feedback for all those people who are planning to move to Norway from Pakistan? Any food for thought for them? Hey, thank you, Sarah. I think it was a great opportunity to talk to somebody like you on a topic so interesting and so close to my heart. दो कंट्री से कंपैरिजन कहीं ना कहीं। कमिंग बैक टू योर लास्ट थिंग, मेरा ख्याल है हो सकता है चीज़ें ज़्यादातर पाकिस्तानी जो इमिग्रेट करते हैं या काम के लिए जाते हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा जाते हैं, तो नॉर्वे उनमें से नहीं है। तो वहाँ जाने का तरीका बहुत स्टैंडर्ड है, लोगों को पता है। यहाँ पर आने के ज़्यादातर 2 तरीके होते हैं जो आजकल हैं, या तो आप जॉब के लिए आएँ, यहाँ पे जॉब्स हैं और मिल भी जाती हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं एग्जाम्पल्स, बट कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि लोगों ने पाकिस्तान से या दुबई से जॉब ढूंढी और उनको यहाँ मिल गई। तो मेरे लिए तो आसान रूट था कि मैं कंपनी में खुद मूव कर रहा था, तो आई वुड कंसीडर माई सेल्फ मोर लकी।
बहुत लोग जॉब डायरेक्ट जाती, और दूसरा स्टूडेंट्स बहुत आते हैं। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी, यहाँ सारी एजुकेशन फ्री है, बट यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्री है, और वो ज़्यादातर तो नहीं, काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश में होती है। तो पाकिस्तान से हर साल नॉर्वे के 10-12 जो बड़े कंट्रीज सिटीज़ हैं, बड़े का मतलब है कि 50,000 लोग सिटी में होते हैं, तो उन सिटी में हर साल पाकिस्तान से काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। तो वो एक पर्सपेक्टिव है कि आप यहाँ पे पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत लैंग्वेज सीखते हैं। अगर आपका इंटेंशन है यहाँ जॉब करने का या रहने का, तो आप लैंग्वेज सीखें, यहाँ पर अपना नेटवर्क बनाएं, वक्त के साथ साथ जॉब हर तरह की मिल जाती है यहाँ पे। तो ये 2 तरीके यहाँ आने के बहुत स्टैंडर्ड हैं आजकल फिलहाल, और सिर्फ नॉर्वे नहीं, आई थिंक बाकी यूरोप में भी इसी तरह ही है कि आप या तो जॉब के लिए जाएं या स्टडीज के लिए जाएं। मुझे बाकी यूरोप में इतना पता नहीं है, बट ये तरीका यहाँ पे है। बट समिंग अप, आई थिंक एवरीथिंग looks greener on the other side. पाकिस्तान में ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। बात वही होती है कि आप जहाँ पर हैं वहाँ पे अच्छा काम करें। जिस आप पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में बैंकिंग, टेलीकॉम, स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो पाकिस्तान वापस जा रहे हैं आजकल स्टार्टअप्स में काम करने के लिए। सो देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। बात सिर्फ ये होती है कि आपके सामने जो होता है आप उसको कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं और कितना खुद नेकदिली से काम करते हैं। सो आई रियली होप थिंग्स रिमेन पॉजिटिव एंड इंक्रीज इन पाकिस्तान, in Pakistan. Definitely. Thank you so much, Ehsan. Thank you. Wonderful talking to you. All right. Thank you very much. Thank you. Have a good day. Hafiz. So guys, I hope you enjoyed the episode, and if you want me to produce more content, then please do comment, click the bell icon, subscribe to my channel, and stay tuned to Sara Meets the World. Thank you.